नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने की नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार के राजगीर में ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। सुबह के समय नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे पीएम मोदी ने पहले विश्वविद्यालय की पुरानी धरोहर को करीब से देखा। उसके बाद वह यहां से नए कैंपस में पहुंचे, जहां उन्होंने बैधि वृक्ष लगाया और फिर नए कैंपस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, नालंदा से सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों की विरासत जुड़ी हुई है। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही, साथ ही में इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूँ। पीएम मोदी ने कहा, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है की गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्देश्य है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा कि जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। उन्होंने आगे कहा, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथ ही देशों की भागीदारी भी रही है। मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, प्राचीन नालंदा में बच्चों का दाखिला उनकी पहचान, उनकी राष्ट्रीयता देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहाँ आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से मजबूती देनी है। दुनिया के कई देशों से यहाँ छात्र आने लगे हैं। यहाँ नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुदेव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। बता दें कि साल 2016 में नालंदा के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य 2017 में शुरू किया गया। विश्वविद्यालय का नया कैंपस नालंदा के प्राचीन खंडहरों के पास बनाया गया है। इस नए कैंपस की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई है। इस अधिनियम में स्थापना के लिए 2007 में फिलीपींस में आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू करने का प्रावधान किया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी में 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं, जिनमें 40 क्लासरूम हैं। यहाँ पर कुल 1900 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी में 2 ऑडिटोरियम भी हैं, जिसमें 300 सीटें हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर और एम्फी थिएटर भी बनाया गया है, जहाँ 2000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यही नहीं, छात्रों के लिए फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित कई अन्य सुविधाएं भी हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की कैंपस नेट जीरो कैंपस है। इसका मतलब है कि यहाँ पर्यावरण अनुकूल के एक्टिविटी और शिक्षा होती है। कैंपस में पानी को रिसाइकिल करने के लिए प्लांट लगाया गया है। 100 एकड़ की वाटर बॉडीज के साथ साथ कई सुविधाएं पर्यावरण के अनुकूल है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास काफी पुराना है। लगभग 1600 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं सदी में हुई थी। जब देश में नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई तो दुनिया भर के छात्रों के लिए यह आकर्षण का केंद्र था। विशेषज्ञों के मुताबिक 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट करा दिया था। इससे पहले करीबन 800 सालों तक इन प्राचीन विद्यालयों ने न जाने कितने छात्रों को शिक्षा दी है। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव गुप्त राजवंश के कुमार गुप्त प्रथम ने रखी थी। 5वीं सदी में बने प्राचीन विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिनके लिए 1500 अध्यापक हुआ करते थे। छात्रों में अधिकांश एशियाई देशों चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बुद्ध भिक्षु होते थे। इतिहासकारों के मुताबिक चीनी भिक्षु वेनसोंग ने भी 7वीं सदी में नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता का जिक्र भी किया है। यह बौद्धों के 2 सबसे अहम केंद्रों में से एक था। अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। बिहार में मौसम ने बदला गियर। जून में अब पहली बार आज 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में भीषण गर्मी के सितम के बीच मौसम ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है। सीमांचल क्षेत्र में मानसून की आहट के साथ ही जून महीने में पहली बार बुधवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
हालांकि दक्षिण बिहार में अभी गर्मी का कहर बरकरार रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार में लू का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने को कहा है। मौसम विभाग ने बिहार के उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर तेज हवा और गरज तड़क के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में तेज बूंदाबांदी हो सकती है। बिहार में कई स्थानों में हॉट डे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पश्चिम बिहार के एक या दो जगहों पर लू का ऑरेंज अलर्ट भी है। बता दें, मानसून कुछ घंटों में किशनगंज और पूर्णिया के रास्ते बिहार में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद दक्षिण बिहार में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे आगामी तापमान में गिरावट आने की संभावनाएं हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रुपौली उपचुनाव, बीमा भारती को आरजेडी ने बनाया प्रत्याशी, आज करेंगी नामांकन। आपको बता दें, पूर्व विधायक सह पूर्णिया लोकसभा प्रत्याशी रह चुकी बीमा भारती को लालू यादव की आरजेडी ने रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है और सिंबल आवंटित कर दिया है। जानकारी देते हुए बीमा भारती ने नजदीकी पीएम महावीर मंडल ने बताया कि बुधवार को बीमा नामांकन दाखिल करेंगी। उन्होंने बताया कि बीमा भारती महागठबंधन की प्रत्याशी बन गई है। नामांकन के समय महागठबंधन से जुड़े सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। रुपौली सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय जनता दल के 2 उम्मीदवार भी टिकट के लिए प्रयासरत थे, लेकिन बीमा भारती को उम्मीदवार बनाए जाने पर सहमति बनी। आपको बता दें, बीमा भारती ने मंगलवार सुबह राबड़ी आवास पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का उन्हें आशीर्वाद मिल गया है। रुपौली उपचुनाव में उन्हें या फिर उनके पति अवधेश मंडल को ही आरजेडी का सिंबल मिलेगा। वहीं पूर्णिया में मिली हार पर उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में धरती और आसमान का फर्क होता है। उस समय उन्हें कम समय मिला था, वह दूसरे दल जेडीयू से आई थी और नया सिंबल मिला था, इससे लोग कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने कहा कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है, राजनीति थोड़ी ना छोड़ देंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। नीट पेपर लीक में कई गिरोह, बिहार से महाराष्ट्र पहुंची जांच की आंच। नीट पेपर लीक मामले की जांच में सेंटरों के कई गिरोह की सक्रियता सामने आई है। इसमें सिकंदर प्रसाद, यादवेंद्र से लेकर आयुष कुमार, अखिलेश कुमार, बिट्टू कुमार, अमित आनंद, डॉक्टर शिव कुमार और उनके पिता समेत 12 अन्य लोग बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के जांच के दायरे में हैं। इन सेंटरों ने संपर्क साधकर अलग अलग अभ्यर्थियों से पैसे लेकर प्रश्न पत्र दिए थे। इन्होंने संयुक्त रूप से पटना के रामकृष्ण नगर खेमीचक में मौजूद स्कूल और हॉस्टल को प्रश्न पत्र रचवाने का ठिकाना बनाया था। यहीं 35 से 40 अभ्यर्थियों को एकत्र किया गया था। यादवेंद्र अपने बेटे के अलावा संबंधित सह अभ्यर्थी अनुराग यादव और कुछ अन्य परिचित के बच्चों को प्रश्न पत्र रचवाने के लिए यहां लेकर आए थे। सिकंदर के यहां 3 से 4 अभ्यर्थी थे। बताया जाता है कि उसके अभ्यर्थियों की फहरिस्त में कुछ आला अधिकारियों के बच्चे भी शामिल है। हालांकि इसके बारे में स्पष्ट रूप से अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। ईओयू की एसआईटी के स्तर से आगे की जांच में सेंटरों की इन परतों के ऊपर इन्हें प्रश्न पत्र सप्लाई करने वाले 2 मुख्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी मिली है। इसमें वैशाली के रहने वाले 2 प्रमुख सेंटर अतुल वत्स्य और अंशुल सिंह शामिल हैं। ये दोनों फिलहाल जांच एजेंसी की पकड़ से बाहर हैं। विभागीय सूत्र बताते हैं कि ये दोनों बिहार के बाहर महाराष्ट्र में कहीं रहते हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रश्न पत्र कहां से लीक हुआ और इसे बिहार में किन किन लोगों तक पहुंचाया गया था। इन दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार में आने के बाद से बिहार के बाहर मौजूद इनके सभी संपर्क सूत्र का खुलासा हो जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अनन्या एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, कई यात्री घायल, एक हफ्ते के भीतर बिहार में तीसरी घटना। बिहार में एक बार फिर ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। पटना जिले में फतुहा बाका घाट के बीच अनन्या एक्सप्रेस पर मंगलवार सुबह पथराव किया गया। इस घटना में ट्रेन के गार्ड समेत कई यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन से अवैध शराब उतारने के दौरान तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची, तभी ट्रेन पर पथराव कर दिया। इससे यात्री दहशत में आ गए। इससे पहले बक्सर और मधुबनी में भी ट्रेन पर पथराव फेंके जाने की घटना सामने आई थी। बीते एक सप्ताह के भीतर बिहार में ट्रेन पर पथराव का यह तीसरा मामला है। जानकारी के मुताबिक डाउन अनन्या एक्सप्रेस 12:31 डाउन सुबह जैसे ही बाका घाट और फतुहा के बीच सैदपुर गांव के पास पहुंची, तभी शराब उतारने के लिए तस्करों ने उक्त ट्रेन को वैक्यूम कर फतुहा के सैदपुर के पास रोक दिया। सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को देखते ही तस्कर
फरार हो गए। इस संदर्भ में आरपीएफ इंस्पेक्टर विनोद कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस को देखते ही तस्करों ने पथराव कर दिया, जिससे उक्त ट्रेन के गार्ड समेत कई यात्रियों को चोटें आई। उन्होंने बताया कि उपद्रवियों के कारण ट्रेन 15 मिनट फतुहा आउटर पर रुकी रही। बताया गया कि थाने में अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज, आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर स्टेशन प्रबंधक राजीव रंजीत कुमार ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है। उनका कहना है कि आप लोग बार बार फोन करके परेशान करते रहते हैं, जबकि ऐसी कोई भी घटना फतुहा में नहीं घटी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। नेपाल में बारिश से बिहार में अफनाई बकरा। उत्तर पूर्वी बिहार के अररिया जिले में बहने वाली बकरा नदी इन दिनों बाढ़ का कहर देख रही है। इसका कारण नेपाल के तराई क्षेत्र में होने वाली भीषण बारिश है। इस तेज वर्षा के चलते देर रात वहां से पानी छोड़ा गया। पानी की अधिकता के कारण पलासी प्रखंड से होकर बहने वाली बकरा नदी अचानक अफना गई। बकरा नदी में अचानक पानी के इतने तेज बहाव से जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि हो गई। इस बड़े पानी ने निचले इलाके के आधा दर्जन गांव को अपनी जद में ले लिया। दरअसल बाढ़ नुमा यह पानी पलासी प्रखंड के धर्मगंज पंचायत स्थित आधा दर्जन से अधिक गांव में प्रवेश कर गया। ये सभी गांव सामान्य तौर पर निचले इलाके में बसे थे। इस कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। बाढ़ ने लोगों के आम जनजीवन को प्रभावित किया है। सड़कें, स्कूल, पंचायत घरों में जगह जगह पानी घुस गया है। कई लोगों के घरों में रखा अनाज भी भीग गया है। इस बाढ़ के कारण धर्मगंज से बेलगच्छी जाने वाली सड़क पर 2 से 2.5 फीट तक पानी बह रहा है। लोगों की आवाजाही लगभग थम सी गई है। घरों से निकलने के लिए लोग पहले सोच रहे हैं कि कहीं जाया जाए या नहीं। ऐसे में बिहार की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। आपकी इन खबरों पर क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।